नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन और आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस पर ये विशेष चर्चा। हम आज बात करेंगे सरकार की इंपोर्ट पॉलिसी की, खास तौर से सबसे पहले दाल, फिर दूध और अब मक्के का आयात करने का सरकार का फैसला। ऐसे में सवाल उठता है कि जब किसान कोरोना महामारी के बीच फसलों के गिरते दाम का दबाव झेल रहे हैं, महंगे डीजल और लेबर की समस्या से जूझ रहे हैं, ऐसे वक्त में बाहर से सस्ते आयात का फैसला क्यों किया जा रहा है? सरकार की प्राथमिकता किसान है या फिर एक बार फिर से शहरी उपभोक्ता? सरकार की आखिर क्या मजबूरियां हैं, आखिर क्या दबाव हैं? ऐसे ही तमाम सवालों पर केंद्रित आज की हमारी विशेष चर्चा, किसानों पर सस्ते आयात की मार क्यों? और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान हैं पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव सिराज हुसैन जी, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के प्रवक्ता अभिमन्यु कुहाड़ और बिहार किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह टुड्डू जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा को शुरू करने से पहले हमारे पास कई किसान नेताओं ने अपने अपने मत भेजे हैं, चाहे वो दाल की बात हो, चाहे दूध की बात हो। आइए सबसे पहले उसको सुनते हैं और मुद्दे को समझते हैं। 18.5 करोड़ टन वार्षिक दुग्ध उत्पादन के साथ विश्व में भारत नंबर 1 है और आत्मनिर्भर है, और दूध उत्पादन और पशुपालन से कृषि क्षेत्र की लगभग 1/3 आय आती है। इतने महत्वपूर्ण सेक्टर होने के बावजूद भी बार बार सरकार की तरफ से दूध के क्षेत्र में गलत नीतियां बनाने का काम किया जा रहा है। पहले आरसीईपी के माध्यम से पिछले साल समझौता करके ये न्यूजीलैंड से दूध आयात करना चाहते थे, उसका हमने भारी विरोध किया, उसको रुकवाया। उसके बाद जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप यहाँ आए थे, उस वक्त भी जो है ये चाहते थे कि जो है इस तरह का समझौता हो जाए कि अमेरिका से दुग्ध उत्पाद भारत में आयात किए जाएं, उसका हमने विरोध किया। लॉकडाउन होने के बाद दूध की कीमतें किसान स्तर पर बहुत ज़्यादा गिर गई हैं, लगभग 30% की गिरावट आ गई है। जो 45 रुपए का दूध किसान का फुल क्रीम बिक रहा था, वो गिर करके लगभग 30-35 रुपए के आसपास आ गया है और किसान की जो है कमर टूट गई है। इसके बावजूद अब हमें पता लग रहा है कि 10,000 टन का दूध पाउडर का आयात करने का फैसला भी सरकार ने ले लिया है। ये किस किस्म की नीतियां दिल्ली में बैठ करके आप लोग बना रहे हैं? इसका तत्काल हम बहिष्कार करते हैं और आपसे मांग करते हैं सरकार से कि जो इस निर्णय को वापस लिया जाए और जो दूध के प्राइस गिरे हुए हैं उसके लिए सरकार 45 रुपए का किसान स्तर पर दूध का एक रिजर्व प्राइस घोषित करके, यदि उससे नीचे रेट होते हैं तो 5 रुपए तक की प्रति लीटर की सब्सिडी सरकारी सहकारी क्षेत्र की जो डेयरियां हैं उनके माध्यम से देने का काम करे। अन्यथा दूध उत्पादन किसान बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। बड़ा अजीब लगता है कि एक तरफ हमारी देश की जो सरकार है और मोदी जी है वो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। आत्मनिर्भर भारत का मतलब वो कहते हैं कि हमें गांव को आत्मनिर्भर बनाना है, किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है। अच्छा लगता है सुनने में। वैसे भाजपा जो है वो स्लोगन की सरकार कहते हैं हम लोग, नारेबाजी की सरकार, नारे अच्छा देती है। पर दूसरी तरफ आप देखिए कि देश में दूध का उत्पादन ज्यादा है, उसके बाद भी दूध पाउडर इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए ड्यूटी कम करके 15% ड्यूटी लगा दी है, जिससे हमारे किसानों को 7 रुपए प्रति लीटर का नुकसान होगा। देश में मक्का का उत्पादन बहुत ज्यादा है, मक्का के किसान सत्याग्रह कर रहे हैं और जो 60% ड्यूटी वाली इंपोर्ट की ड्यूटी थी उसको घटाकर 15% कर दिए और मक्का आयात कर रहे हैं। तीसरा, देश में दलहन का उत्पादन भरपूर है। दलहन के किसान, जो मूंग के किसान 10,000 की जगह उनको 4,000 का भाव मिल रहा है और सरकार 30% की जो ड्यूटी थी उसको घटाकर 10% कर देती है, फिर भी कोई इस पर बोलता नहीं है। फिर चौथा आइटम इसमें आता है आत्मनिर्भरता की बात करने का। हमारे यहाँ डीएपी का उत्पादन पिछले 3 महीनों में कम हुआ है, इंपोर्ट बढ़ा है। तो ये ऐसे कैसे आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, कैसे स्वावलंबी भारत बनाएंगे? इनकी कथनी और करनी, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। ये लोगों को दिखाते तो बहुत बड़ा सपना है, पर उसके पीछे
एक बहुत गहरा अंधेरा होता है जिसमें आज तक जो है किसान उलझा है। मेरा तो यही इनसे कहना है कि जो ये कहते हैं वो करते नहीं है, और जो ये करते हैं वो ये कहते नहीं है। धीरेन्द्र जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आपने खगड़िया में, बिहार में मक्का को लेकर एक हवन किया और उसमें आपने सांकेतिक हवन किया, आहुति दी। आपने बोला कि जो मक्का के किसान हैं वो बेहद परेशान हैं। इन सारी जो स्थिति चल रही है मक्का के बीच और कोरोना के बीच जो स्थिति है, ऐसे में सरकार ने 5 लाख टन मक्का आयात करने का फैसला लिया है। आपको सही भाव नहीं मिल रहे हैं। बात करें एमएसपी की तो 1850 रिवाइज्ड एमएसपी, और जो भाव है वो बाजार में 800 से 900 रुपए प्रति क्विंटल। क्या कहना है आपका? नमस्कार। मैं भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत का घोषणा है। 18,500 रुपया एमएसपी भारत सरकार ने निर्धारित करने के बाद प्रचुर मात्रा में भारत के बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में मक्का उत्पादन होता है। बिहार में 18 डिस्ट्रिक्ट प्रचुर मात्रा में मक्का का हब या कहें ये मानता है या में सबसे ज्यादा पैदावार में होता है। लेकिन 5 लाख मैट्रिक टन सरकार ने विदेश आयात करके किसानों को आत्मनिर्भर से बनाएगा, ये प्रश्न हम उठा रहे हैं भारत के सामने। और आपके माध्यम से जो स्थिति बनी है इसमें कोरोना महामारी में निश्चित रूप से जी धीरेन्द्र जी, आपकी बात हम तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। मैं चाहूंगी कि अपना कनेक्शन आप एक बार फिर से चेक कर लें। तब तक मैं अभिमन्यु कोहाट जी के पास जाना चाहूंगी। अभिमन्यु जी, ये बताएं कि हाल ही में अगर मसूर की दाल की बात करें, मक्का की बात करें, दूध की बात करें, तो देश में सभी मामलों में हमारा देश इन सभी फसलों के मामले में आत्मनिर्भर है, फिर भी सरकार ने बाहर से आयात करने का फैसला लिया है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए अनिका जी, एक स्पष्ट है कि हमारी केंद्र सरकार WTO के दबाव में काम कर रही है और उसी के तहत अभी हालिया समय में 3 कृषि अध्यादेश लाए गए। उनको कहा तो ये गया कि इससे किसानों को फायदा होगा, लेकिन उससे किसानों को नहीं बल्कि कॉर्पोरेट जगत को फायदा होगा। और जो WTO की जो जबरदस्ती की जो उनकी नीतियां हमारे ऊपर थोपी जाती हैं, उनको सरकार थोपने जा रही है। और उसी के तहत अभी केंद्र सरकार आगे जाके MSP भी खत्म करेगी। और जहां तक हमारा मानना है, आप इसमें देखिए, जो अभी ये मक्का का MSP नहीं मिल रहा है, बाकी मूंग के साथ समस्या आ रही है, ये अभी सरकार एक ट्रायल करके देख रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात अनिका जी ये है, इससे पहले की भी सरकारों ने ये WTO की नीतियां जबरदस्ती लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय किसान संगठनों ने अपना विरोध मजबूती से दिखाया था, तो उसके बाद सरकारें पीछे हट गई थी। अब जब कोरोना वायरस के कारण ये लॉकडाउन की स्थिति है, तो केंद्र सरकार को लग रहा है कि अब किसान बड़े पैमाने पर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, तो ये सरकार लोकतांत्रिक तरीके से, जब पार्लियामेंट भी नहीं चल रहा है, उस समय 3 कृषि अध्यादेश लेके आई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सरकार अलोकतांत्रिक भी है और ये सरकार किसान विरोधी भी है। और दूसरी बात, जहां तक आपने बात कही पल्सेस की बात कही आपने, अभी जो मिल्क पाउडर, स्किम मिल्क पाउडर का ये इंपोर्ट कर रहे हैं, इसके अलावा मक्के का भी जो ये इंपोर्ट कर रहे हैं, ये सब उसी के तहत हो रहा है। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा अनिका जी। आज कल मैं पढ़ रहा था बिजनेस लाइन अखबार में, तो उनकी एक वरिष्ठ पत्रकार ने ये जो WTO में वहां के अलग देशों के जो ट्रेड उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उसके हवाले से उन्होंने ये लिखा कि चाहे बात हो अमेरिका की या बात हो कनाडा की या तो यूरोप की, रशिया की या किन्हीं अन्य देशों की, उनके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स का कहना है कि जो भारत सरकार क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगाती है चीजों के इंपोर्ट पे, उससे वहां के किसानों का जीवन खतरे में आ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि WTO ऑर्गेनाइजेशन को क्या ये नहीं समझना चाहिए कि अगर इस तरीके से बाहर से इंपोर्ट किया जाएगा तो हमारे यहाँ पे किसानों का जीवन संकट में आ जाएगा। हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम अपने देश के किसानों का जीवन सुदृढ़ करें, उसको मजबूत करें। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं WTO के दबाव में आ रही है, जो WTO ये कहता है कि हमारी सरकार अपने किसानों का ध्यान ना दे के बाहर के किसानों का ध्यान दे, तो ये तो सरासर गलत चीजें हैं। और इसमें अभिमन्यु जी, मैं ये बात सामने रखना चाहती हूं कि सरकार ने क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस की जब बात आई दाल को लेकर,
तो उसने 2020-21 तक के लिए ये बोला है कि हम अपने किसानों पर आंच नहीं आने देंगे, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस जैसी हैं ये रहेंगी, लेकिन साथ में एक जो सख्त कदम लेना चाहिए या फिर एक इम्प्रेशन देना चाहिए, वो कहीं ना कहीं बार बार ये चीज सामने आती रहती है कि सरकार कहीं ना कहीं दबाव में है। WTO के तमाम देश हल्ला मचा रहे हैं और ये बोला जा रहा है कि चाहे दूध के मामले में या दाल के मामले में अमेरिका के दबाव में है। आप आखिर ये बताएं कि इसमें सरकार की किस तरह की मजबूरी है, तो सरकार ऐसे में क्या चीज उसको सामने रखना चाहिए? अपने देश की जो संप्रभुता है, अपनी फूड सिक्योरिटी है, उस पर किसी तरह से कोई आंच ना आए, सरकार को किस तरह का कदम सामने दिखाना चाहिए इसमें? देखिए, हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है, सबसे पहले तो जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे अब तक हस्ताक्षर हुए हैं, पहला श्रीलंका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, उस समय से लेकर अब तक हम जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखेंगे, उससे हमारे देश को नुकसान हुआ है, हमारे देश के किसानों को नुकसान हुआ है और दूसरे देशों को उससे फायदा हुआ है। हमारा कृषि का एक्सपोर्ट उनसे कम हुआ है और कृषि का इंपोर्ट बढ़ा है। और जहां तक बात रही WTO में सरकार के द्वारा पक्ष रखने की, तो हमारी सरकार को ये बात मजबूती से रखनी चाहिए कि एक तरफ अमेरिका में, अन्य यूरोपियन देशों में वहां की सरकारें किसानों को बहुत ज्यादा सब्सिडी देती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडी। अमेरिका में कई प्रकार की सब्सिडी दी जाती है। अब देखिए, अभी रिसेंटली उन्होंने $847 बिलियन का उन्होंने अपना सब्सिडी बिल उन्होंने पास किया। तो इसके अलावा आप देखिए, यूरोप में हर साल $100 बिलियन की डायरेक्ट सब्सिडी वहां के किसानों को दी जाती है। यानी मैं ये बात आपके दर्शकों को बिल्कुल साफ साफ बताना चाहता हूं, जो विदेश के किसान हैं उनके लिए कृषि एक व्यवसाय है। हमारे यहाँ के किसानों के लिए वो व्यवसाय नहीं है, जीवन यापन का तरीका है। करोड़ों किसान परिवार कृषि पे आधारित है। तो हमारी सरकार को ये बातें मजबूती से रखनी चाहिए और हमारी सरकार को ये बात भी पूरे दुनिया के सामने रखनी चाहिए कि भाई, आप विदेशों में तो सरकार की सब्सिडी देती है और हमारे यहाँ पे बहुत कम सब्सिडी जो दी जाती है, उसी पे दूसरे देश हल्ला मचाते हैं। जो अमेरिका और यूरोप के किसान हैं, उनकी जो आमदनी होती है, जो उनकी आय होती है, वो डायरेक्ट सब्सिडी से होती है। हमारे यहाँ पे सब्सिडी से किसानों की आय नहीं होती। हमारे यहाँ पे किसानों की आय इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन साहब जुड़ गए हैं। सिराज जी, जिस तरह से अभिमन्यु कोहाड़ इन्होंने ये अपनी बात रखी कि जिस तरह से हमारी एग्जिम पॉलिसी है उसको समग्र तरीके से देखने की जरूरत है। बाकी देश WTO के दबाव में आकर हल्ला मचाते हैं और भारत एक जो कड़ा रुख है उसको सामने नहीं रख पाता। अब ये बताइए कि हाल ही में ये 3 फैसले, पहले मसूर की दाल, फिर मक्का और दूध, इन सब की जब हमारे देश में उपलब्धता है, जब किसान वैसे ही परेशान हैं, उनको भाव नहीं मिल रहा है MSP का, वो इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, दूध जो है पानी से सस्ता हो गया है, भाव नहीं मिल रहा है, ऐसे में बाहर से आयात करने की जो ये नीति है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये समझाएं कि ऐसे में सरकार की किस तरह की मजबूरियां हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि WTO के साथ जो देश के एग्रीमेंट्स हैं, वो इससे पहले जो GATT के साथ हमारे एग्रीमेंट्स थे, ये उसका एक तरीके से कंटिन्यूएशन है। और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, जिसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अलग से कभी एक आधे पौने घंटे का एक प्रोग्राम आयोजित करें, जिससे लोगों तक ये बात पहुंचे कि इसका क्या परिप्रेक्ष्य है और क्यों हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अब 3 चीज़ों के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले हम मसूर की दाल को समझने की कोशिश करें। मसूर की दाल पर जो ड्यूटी कनाडा से इंपोर्ट होने वाली दाल पर कम की गई, उसकी बैकग्राउंड मुझे भी नहीं मालूम है और मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देखा जिससे मैं ये समझ सकूं कि उसकी क्या ज़रूरत इस वक्त पड़ी कि मसूर की दाल पे ड्यूटी कम करी जाए। जहां तक मक्का और दूध पे ड्यूटी जो अभी पिछले 2-3 दिन में कम की गई, इसका सवाल है, तो इसकी एक बैकग्राउंड है। 1948 में हमने GATT को ज्वाइन किया, तब हमारे पास बहुत फॉरेन एक्सचेंज की कमी थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम्स हमें रहती थी और उसकी वजह से हम अपने कमिटमेंट्स को मीट नहीं कर पाते थे। तो 1996 में जब WTO हमने ज्वाइन किया, तो ये कमिटमेंट हमने हासिल किया कि हम अपने बाउंड रेट्स, यानी कि जो मैक्सिमम ड्यूटी किसी भी चीज़ पे लग सकती है, उन रेट्स को हम बढ़ाएंगे।
जितने पहले हमने 1948 में कमिट किए थे, हमने कहा हम उन रेट्स को बढ़ाएंगे जिससे कि हम अपने किसानों को प्रोटेक्ट कर सकें। तो वो जो बढ़ाने के लिए निगोशिएशन हुए, उन निगोशिएशन में एक कमिटमेंट ये दिया गया कि एक सर्टेन क्वांटिटी जो कि ज्यादा नहीं होगी, उस क्वांटिटी को हम हर साल अपने देश में आने की इजाजत देंगे। तो जो मक्का और मिल्क पाउडर पे जो दो ये नोटिफिकेशन पिछले 2-3 दिन में जारी हुए हैं, वो बेसिकली उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हैं। और ये हमारे दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि पूर्व में भी जब इस तरह के हमने नोटिफिकेशन जारी किए हैं, तो हमने स्ट्रेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस यानी कि भारत सरकार की जो अपनी संस्थाएं हैं, उनको ये इजाजत दी गई है कि वो इंपोर्ट करें, और ये जरूरी नहीं है कि ये इंपोर्ट सचमुच हो। तो ये दो चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब तीसरी बात समझिए, जो मक्का की प्रॉब्लम आ रही है, ये बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम है। बिहार के किसानों ने एक मिरेकल किया है। कई जिलों में बिहार में 9 टन पर हेक्टेयर तक मक्का का उत्पादन हो रहा है, और इसके दाम गिरने की बहुत बड़ी वजह यह है कि फेक न्यूज देश में फैलाई जा रही है बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से, कि पोल्ट्री की वजह से कोरोना फैल रहा है, और उसकी वजह से मक्का के दाम बिल्कुल क्रैश हो गए, और हमारे किसान भाई इतनी दिक्कत में हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं। और मैं ये चाहता हूं, आखिरी बात कह के बात अपनी खत्म करता हूं, कि सरकार की तरफ से नहीं लगता कि सरकार को इस वक्त इंटरफेयर करके इस तरह की अफवाहों पर पूर्ण विराम लगाया जाना चाहिए था? सरकार की तरफ से नकेल कसी जानी चाहिए थी इस तरह की अफवाहों पर? जी बिल्कुल, हमने ट्वीट भी किया था कि जब आपने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में एक सेटअप क्रिएट किया है फेक न्यूज को आइडेंटिफाई करने का, तो आप पोल्ट्री के बारे में जो झूठी अफवाहें लोग फैलाते हैं, जिससे हमारे किसान भाई जो मक्का उगाते हैं वो प्रभावित होते हैं, और जो पोल्ट्री के छोटे किसान, भूमिहीन किसान जो मुर्गियां रखते हैं, वो तो बर्बाद हो गए नॉर्थ इंडिया में, उनका बिजनेस खत्म हो गया। तो सरकार को यह चाहिए कि इस फेक न्यूज फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करे। क्या हमारे साथ धीरेन्द्र सिंह टुडू जी हैं? मैं उनसे रिएक्शन लेना चाहूंगी सीधे, जब बिहार की बात हुई है, मक्का उत्पादन की बात हुई है। धीरेन्द्र जी। जी आवाज आ रही है? जी धीरेन्द्र जी, जिस तरह से सिराज हुसैन साहब ने बताया ये बात कि बिहार के किसान बधाई के पात्र हैं, जिस तरह से उन्होंने मक्का का उत्पादन पिछले सालों में जबरदस्त बढ़ाया है, आप किस तरह की टीस महसूस कर रहे हैं इस वक्त जब सरकार ने मक्का का आयात इसको फैसला लिया है? आप लोगों पर किस तरह की परेशानी टूट पड़ी है इस कोरोना संकट के बीच? देखिए, सरकार का जो फैसला है 5 लाख मैट्रिक टन मक्का करने का, ये बहुत बड़ा कष्टदायक है देश के मक्का उत्पादन। और स्टार्च हब बिहार कहलाता है, और 18 डिस्ट्रिक्ट में प्रचुर मात्रा में मक्का का उत्पादन होता है। देश के कुल उत्पादन का 40% मक्का बिहार से उत्पादन होता है, और 45 लाख मैट्रिक टन अन्य राज्यों को सप्लाई होता है। पोल्ट्री का जो कारोबार धंधा लोग करते थे, किसान करते थे या जो भी करते थे, वो ये कोरोना वायरस पे महामारी में जो बंद हो गया या अफवाहें फैली, सरकार को चाहिए। सिराज जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने बोला कि ये तमाम तरह के अग्रीमेंट उस वक्त हमने किए पास्ट में, लेकिन आज की अगर हम बात करें, जब देश एक तरफ सरकार की कृषि को लेकर ये नीतियां सामने आ रही हैं, खासतौर से इस कोरोना के वक्त आत्मनिर्भर पैकेज के दौरान हमने तमाम मंचों पर उनको बोलते सुना है, प्रधानमंत्री को, कृषि मंत्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इस तरह की बातें हैं कि हम कृषि के लिए दीर्घकालीन योजनाओं का खुलासा कर रहे हैं और ये वक्त है कोरोना के इस नॉक में कि हम चीज़ों को ठीक करें। लेकिन ऐसे में जो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं जो तुरंत करने की ज़रूरत थी, उसमें हमें उस तरह की फौरी राहत किसानों को मिलती नहीं दिख रही है। और इस सब के ऊपर आयात के ये फैसले, कैसे देखते हैं आप इस सबको?
देखिए, ये बात सही है कि गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट सिर्फ गेहूं और धान तक महदूद है। आज भी मैंने मध्य प्रदेश के गेहूं के प्रोक्योरमेंट के बारे में आर्टिकल लिखा है। हमने सारे रिकॉर्ड गेहूं के प्रोक्योरमेंट के मध्य प्रदेश में तोड़ दिए, लेकिन हमने चने का प्रोक्योरमेंट मध्य प्रदेश में नहीं किया, और उसी के साथ हमने मक्का का कोई प्रोक्योरमेंट बिहार में नहीं किया। बिहार में तो कोई स्ट्रक्चर ही खड़ा नहीं है प्रोक्योरमेंट का, यानी कि वहां तो धान और गेहूं तक का प्रोक्योरमेंट नहीं होता है। तो ये बात सही है कि हमारी प्रोक्योरमेंट की पॉलिसीज बहुत गेहूं और धान को सपोर्ट करती हैं, बाकी फसलों के लिए हम उतना नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो ट्रेड पॉलिसी का सवाल है, जबकि मध्य प्रदेश में कितने ही किसान मक्का सत्याग्रह चला रहे हैं इतने दिनों से। जी हाँ, ये बात सही है, क्योंकि मक्का के किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, और न सिर्फ बिहार में नुकसान हो रहा है बल्कि पंजाब में भी, जहां के ये कहा जाता है कि धान की जगह किसानों को मक्का उगानी चाहिए, वहां भी आप देखिए कि 900 और 1000 रुपए प्रति क्विंटल मक्का बिक रहा है। और इसकी बहुत सारी वजह हैं, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी वजह, जैसा कि मैंने कहा, पोल्ट्री के बारे में फेक न्यूज है। और एक और बड़ी वजह है बाकी दालों के दाम कम होने की, वो ये है, वो भी समझना चाहिए लोगों को, कि लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है। हमारे देश में गरीबी की वजह से लोग दाल जो 100 रुपए या 125 रुपए प्रति किलो है उसको खरीदने की स्थिति में नहीं है। इसलिए लोगों को, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इस बात को कह चुके हैं, हम फिर से कह रहे हैं कि लोगों को कैश असिस्टेंस दिए जाने की जरूरत है, जिससे कि वो दालें और बाकी जरूरियात खरीद सकें। जी, ये बताएं कि जो अगर क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस की जो बात, हम फिर से मैं बात कर रही हूँ, WTO पर आना चाह रही हूँ। जैसे आपने बोला कि उस जमाने में हमने ये अग्रीमेंट्स किए और उनको एक तरह से ऑनर करने की बात है, मगर ये बताएं कि 2020-21 के लिए हमने इतने ज्यादा दाल के इंपोर्ट का ऑर्डर कर दिया। उड़द और तुअर दाल के लिए 4-4 लाख टन, मूंग और मटर के लिए 1.5 लाख टन आयात की सीमा तय की है, लेकिन फिर भी जो देश हैं वो हल्ला मचा रहे हैं। जबकि भारत का कहना है कि ये हमारे देश के किसान की आजीविका का सवाल है, खाद्य सुरक्षा का सवाल है, और इस पर फैसला लेना ये हमारा डिसीजन होना चाहिए, हमारा फैसला होना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आज की जो स्थितियां हैं, हम अपनी जो हमारी डिमांड और सप्लाई के गैप्स थे उसको हम काफी हद तक आत्मनिर्भर बन रहे हैं हमारे देश के किसान। ऐसे में इस तरह के फैसले क्या उनके हौसलों को नहीं तोड़ेंगे, किसानों के हौसलों को पस्त नहीं करेंगे? देखिए, मसूर की इंपोर्ट ड्यूटी जो कनाडा से मसूर आएगी, उसकी इंपोर्ट ड्यूटी को 30 अगस्त तक के लिए कम किया गया है। इस फैसले का जस्टिफिकेशन कम से कम मेरी नजर से नहीं गुजरा है सरकार की तरफ से। ये जहां तक मेरी नॉलेज में है, ये WTO के कमिटमेंट से लिंक नहीं है। मसूर के इंपोर्ट का WTO से कोई वास्ता नहीं है। ये क्यों किया गया, ये शायद मेरी नजर से नहीं गुजरा है, लेकिन सरकार को एक्सप्लेन करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि हमें अपने किसानों को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, और अगर हम इंपोर्ट नहीं भी करेंगे, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो भी किस दालों के दाम, खरीफ की दालों के भी आप देखेंगे दाम MSP के नीचे रहेंगे, क्योंकि परचेजिंग पावर नहीं है लोगों के पास। वो परचेजिंग पावर आपको लोगों तक पहुंचाएंगे, तब मार्केट में उसकी डिमांड क्रिएट होगी। और परचेजिंग पावर तो किसानों को बहुत अच्छे तरह से उनके जेब में, उनके हाथ में दी जा सकती है, अगर उन्हें MSP दी जाए, सही भाव दिया जाए। मैं इस पर अभिमन्यु जी के पास जाना चाहती हूँ। अभिमन्यु जी, ये जो भाव की बात है, परचेजिंग पावर की बात है, MSP को लेकर किसान परेशान है एक तरफ, और दूसरी तरफ से आयात के ये फैसले, MSP को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को क्या कदम लिए जाने चाहिए? हाल ही में जो ये 3 अध्यादेश आए हैं, बोला जा रहा है कि इससे किसानों का इतना भला होगा जैसे पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन इन 3 अध्यादेशों के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं पूछूं, MSP को सुनिश्चित करने की बात एक बार फिर कहीं नदारद है। देखिए अनिका जी, मैं आपका एक तरफ ध्यान लेके जाना चाहूंगा। 1999 में तमिलनाडु में उस समय के जो मुख्यमंत्री होते थे करुणानिधि जी, तो उन्होंने उझावर संथई योजना को शुरू किया था, और उस योजना में उन्होंने अलग अलग उझावर मार्केट खोली थी किसानों के लिए,
जहां पे सिर्फ किसान ही जाके अपना सामान बेच सकते हैं, उन मार्केट में ट्रेडर्स को घुसने की अनुमति नहीं होती है। राज्य सरकार वहां के किसानों को फ्री में शॉप्स देती है, उनको इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स देती है, वेइंग मेजर उसको वेट को नापने के लिए। उसके अलावा उनको कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। और जो उजावर संधई योजना से जुड़े हुए किसान होते हैं, उनको जो राज्य सरकार की बसें होती हैं, उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट अपना माल लेके आने जाने की सुविधा दी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका नतीजा ये रहा है पिछले 20-21 सालों में कि जो भी किसान तमिलनाडु में उजावर संधई योजना से जुड़े हुए हैं, वो इकोनॉमिकली प्रॉस्पर हुए हैं। उसका नतीजा ये रहा है कि जो ओपन मार्केट के कंपैरिजन में किसानों को 20% अधिक रेट मिलता है उनको, और जो कंज्यूमर्स है उनको 20% कम दाम पे चीजें खरीदने को मिलती है। यानी किसान का भी फायदा, कंज्यूमर का भी फायदा। तो ये जो अभी केंद्र सरकार जो कर रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो बातें करती है, हमारा इनसे ये कहना है कि आप उजावर संधई योजना है उसको केंद्र सरकार नजदीकी से पढ़े और उसी के आसपास पूरे देश में अलग अलग राज्य की परिस्थिति के हिसाब से ये योजनाएं लागू की जाए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, देखिए जो हमारा पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम है निका जी, उसमें मूलभूत सुधार की आवश्यकताएं हैं। उसमें मूलभूत सुधार में इसलिए कह रहा हूं, हमें 3 स्टेज में उसमें बदलाव करने होंगे। पहला है प्रोडक्शन का, दूसरा प्रोक्यूरमेंट का, और तीसरा है कंजप्शन का। देखिए जहां तक बात आती है प्रोडक्शन की, तो वो हमारा जो लोकल इकोलॉजिकल कंडीशंस है उसके हिसाब से होना चाहिए, और लोकल स्तर पे, छोटे छोटे स्तर पे प्रोसेसिंग प्लांट लगने चाहिए, ताकि किसान को उनको वैल्यू एडिड उस तरीके से उसको फायदा हो। नंबर 1 बात आती है प्रोक्यूरमेंट की, तो प्रोक्यूरमेंट हमेशा गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट किया जाना चाहिए। अभी जैसा केंद्र सरकार ने इन 3 कृषि अध्यादेशों के जरिए तो ये किया है। कोहार जी, समय की पाबंदी है, माफी चाहूंगी। आप सिराज जी और कोहार जी और धीरेन्द्र जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने का। तो कुल मिला के मोटी बात यह है कि जब देश के किसान आत्मनिर्भर बनने की राह पर हैं, तो सरकार ऐसी नीतियां लाए एग्जिम की, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, कि उनके जो इंटरेस्ट हैं उस पर असर ना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया इसमें भाग लेने के लिए आप सभी का, और देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।